चलिए अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको दूसरी बुक्स के इंडेक्स में ये नाम थोड़ा अलग भी दिख सकता है, क्योंकि इसे अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटिंग इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी बोलते हैं। हिंदी में अलाभकारी संस्थाएं या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं इन्हें कहा जाता है। तो हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, देन वी विल स्विच टू द प्रैक्टिकल्स। उसके बाद प्रैक्टिकल के बेस पे हम थोड़ी थ्योरी और देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं क्या होती है। तो नाम से आपको पता पड़ रहा है दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। Welfare of society may include the welfare of the public at large or welfare of any specific group। यहाँ स्पेसिफिक ग्रुप कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए डांसर्स है, तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि डांसर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उनको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका देता है, तो इस प्रकार की जो सर्विस जो क्लब देते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। लेकिन यहाँ पे उनका जो ग्रुप है वो बड़ा स्पेसिफिक ग्रुप है कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ डांसर्स को करेंगे। सिमिलरली आपने लाइब्रेरीज़ के बारे में सुना होगा। लाइब्रेरी जो होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है रीडर्स को। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो कि नॉलेज गेन करना चाहता है वो आके क्या कर सकता है, लाइब्रेरी में बुक्स को यूज़ कर सकता है। सो लाइब्रेरीज़ आर वन ऑफ टाइप ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, मोस्टली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट क्लब प्रोवाइड सर्विस टू द क्रिकेट मेंबर्स, और क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको। लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड सर्विस टू द रीडर्स, और हॉस्पिटल्स प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द हेल्थ टू द पब्लिक एट लार्ज। और इसी टाइप से जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव ना होके सर्विस मोटिव होता है। तो हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ पड़ चुका होगा। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखेगी कि क्यों ये जो है अपने रिकॉर्ड्स रखती है, क्यों अकाउंटिंग करती है इस टाइप की संस्थाएं। तो इस समय इस टाइप की संस्थाओं का लेखांकन करने का उद्देश्य एक तो ये होता है क्योंकि ये क्या होता है, स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स कंपलसरी होता है, लीगली भी उन्हें जो है कुछ बुक्स रखनी पड़ती है। और दूसरा ये होता है कि ये देखना चाहती है कि इनके पास जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जितने भी फंड्स इकट्ठे हुए हैं, तो वो किस किस सोर्सेज हुए हैं और कहाँ कहाँ उन्हें इन्वेस्ट किया गया है। तो टू नो द फंड्स फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ फंड, दे कीप द रिकॉर्ड्स, एंड टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट दे कीप्स द रिकॉर्ड। और इस टाइप की संस्थाओं के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं: चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट क्लब, चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़ और टेम्पल्स। तो यहाँ हमने जो है इसका अर्थ समझा। आई गेस आप सबको बहुत अच्छे से समझ पड़ चुका होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत। इस टाइप की संस्थाओं के, इन इंस्टीट्यूशंस के कुछ इनकम सोर्सेज होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। ये कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके या सेल करके प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ये कैसे प्रॉफिट कमाता है या कैसे इनकम कमाता है? पहली बात तो ये प्रॉफिट नहीं कमाता है, ये इनकम इसको मिलती ज़रूर है, लेकिन इनकम जो मिलती है उसको सर्विस से मिलती है, सर्विस प्रोवाइड करने से मिलती है। तो इसके कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जो हम यहाँ देखेंगे। पहले सब्सक्रिप्शन, चंदा है। बहुत से मेंबर और सोसाइटी इनको चंदा प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। मेंबरशिप फ़ीस, जैसे कि आप अगर कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी मेंबरशिप फ़ीस होती है, या क्लब ज्वाइन करते हैं वहाँ भी मेंबरशिप फ़ीस होती है, जिसके आप चाहे तो उसे मंथली पे कर सकते हैं
और जिससे आप उसके मेंबर बन जाते हैं, या उस लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस भी होती है, लमसम अमाउंट होता है जिससे आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं इस प्रकार के क्लब्स के, तो उससे हम बोलते हैं मेंबरशिप फ़ीस। डोनेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू सच इंस्टीट्यूशंस बाय डिफरेंट पार्टीज़, या दूसरे लोग भी, अगर कोई सेवा देने वाला इंस्टीट्यूशन होता है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े बिजनेस भी जो होते हैं डोनेशन प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में। गवर्नमेंट ग्रांट देती है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है डोनेशन, सब्सिडीज़ और बहुत सी अलग से मदद जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को। और लास्ट यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार के जो संस्थान होते हैं ये भी क्या करते हैं, विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से उनको जो भी इनकम होती है वो भी एक तरह का उनका इनकम सोर्स है। सो दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और अदर प्रोजेक्ट्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो संस्थाएं हैं ये किस प्रकार की बुक्स रखती है, किस टाइप के रिकॉर्ड्स रखती है। तो पहला ये रखती है कैश बुक, रोकड़ बही। आप सभी को पता है कैश बुक क्या होती है। कैश बुक इज़ द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इट शोज़ द कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। ठीक है, कितना पैसा संस्था में आया, कितना पैसा संस्था से गया, ये पता करने के लिए कैश बुक जो है इनके द्वारा रखी जाती है। स्टॉक रजिस्टर, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी क्लब हो, चाहे वो डांसिंग क्लब हो, एंटरटेनमेंट क्लब हो, क्रिकेट क्लब हो या जिम्नास्टिक क्लब हो, सभी के पास कुछ ना कुछ स्टॉक्स होता है। लाइक क्रिकेट क्लब के पास स्टैम्प होंगे, बॉल्स होगी, बैट्स होंगे और दूसरे आइटम होंगे क्रिकेट्स के, तो वो सब उनके लिए क्या है, एक स्टॉक है। तो उनका स्टॉक का जो मेंटेनेंस है और स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी, कितनी क्वांटिटी में कितना स्टॉक है, कितना ख़राब हुआ है, इस सब की जानकारी रखने के लिए ये जो है स्टॉक रजिस्टर रखते हैं। नेक्स्ट इज़ द मेमोरेंडम बुक। यू ऑल नो मेमोरेंडम बुक इज़ अ रफ बुक and it supports only memory. It is not a permanent book. Whenever the businessmen don't have time to write systematically debt wise in any other book, then he writes simply in the memorandum book. इसके बाद लेजर खाता बही। आप सभी को पता है लेजर खाता बही क्या होता है, जिसके अंदर अलग अलग खाते खोले जाते हैं। तो यहाँ ये भी लेजर रखती है जिसके अंदर वो जो भी खाता जो कि खोलना ज़रूरी होता है उसे खोलती है, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट, जैसे स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट। अगर कैश बुक रखी है तो नॉर्मली कैश अकाउंट नहीं रखती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इन्वेस्ट भी करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी है, विनियोग रजिस्टर जिसे हम बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेजर में नहीं खोला जाता है तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रखा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग जगह किए गए इन्वेस्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, एंड ऑल्सो द रिकॉर्ड ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज़ अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। नाउ एज वी हैव सीन इन द ट्रेडिंग कंसर्न्स, हमने ट्रेडिंग कंसर्न्स में देखा था, उसमें हम जो हमने 11th में देखा था उसमें किस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। बट ये जो कंसर्न्स होते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है और इनका सबसे मेन मोटिव सर्विस मोटिव देना है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, क्योंकि इससे प्रॉफिट या लॉस नहीं पता करना होता है। तो इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। इसके बाद बैलेंस शीट भी बनती है। तो ये इसके वार्षिक विवरण है। अब हम ये देखेंगे कि ये संस्थाएं जो है व्यापारिक हिसाब प्रणाली क्यों नहीं अपनाती है, वाई इट्स नॉट अडॉप्टिंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखे जाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न द्वारा, तो ये क्यों नहीं रखती। तो इसका कारण ये है दैट मोस्टली द business that are manufacturing something and selling something, they are keeping the trading and profit and loss account. But this type of concerns are not manufacturing anything, they are not constructing or manufacturing anything, they are not selling anything for the profit, but they are providing only service. So because of the service motive, they only want to know the income or the expenses they did.
and because of that they are not keeping trading and profit and loss account and they are keeping receipt and payment and income and expenditure account in the place of those two account. तो एक तो यही कारण है और दूसरा कारण जो मैंने आपको दे रखा है लिख के, कैश ट्रांजेक्शन, नगद व्यवहार। इन ट्रेडिंग कंसर्न मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट ऑल्सो। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन अ ट्रेडिंग कंसर्न। और जो व्यापारिक संस्थाएं होती है उसमें एक चीज़ और होती है, वो थोक में, उधार में, थोक में जो है कच्चा माल खरीदती है और कई बार उधार में बेचती भी है। लेकिन ये जो संस्थाएं होती है ये थोक में कभी कुछ नहीं खरीदती है और अगर इनका कोई भी डीलिंग होती है तो भी वो कैश में होती है। इनके उधार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत ही रेयर है एंड दैट्स वाई जो है इनको जो है ट्रेडिंग कंसर्न्स जैसे या व्यापारिक हिसाब की जो प्रणाली है वो अपनाना ज़रूरी नहीं होता है। तीसरा आपको दे रखा है सिंपल मेथड होती है, सरल प्रणाली होती है। एक ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनती है बल्कि अलग अलग लेजर अकाउंट्स खोले जाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है एंड अगर कोई भी जितने भी एडजस्टमेंट है वो सही जो है एडजस्ट किए जाते हैं और लास्ट में फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन ये जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके इतने सारे अकाउंट होते ही नहीं हैं कि इन्हें जो है एडजस्टमेंट्स करना पड़े। अगर इनके एडजस्टमेंट होते हैं तो वो भी बहुत कम होते हैं और इनके पास इतनी सारी बुक्स नहीं होती है। एकदम सरल प्रणाली जो होती है, इनके जो बुक कीपिंग होती है वो सरल होती है, सिंपल मेथड से रखी जाती है। इसके लिए कोई भी स्पेशलिस्ट या ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट में भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि लिमिटेड बुक्स होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर होगा, कैश बुक होगी, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और जो मेंबर्स हैं उनके जो है अकाउंट खोले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा अकाउंट नहीं खोले जाते हैं, ज़्यादा बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि परचेज रिटर्न बुक, इन सब की चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती है इस टाइप की संस्थाओं को। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रणाली है वो काफ़ी सिंपल है, इसलिए वो व्यापारिक हिसाब प्रणाली को नहीं अपनाना चाहती। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है, इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ये जो प्रणाली अपनाई गई है ये बहुत क्या होती है, मितव्ययी होती है। इसका सबसे मेन रीज़न अभी हाल मैंने आपको बताया है कि नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो यहाँ कोई भी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट को अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए उसको अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी मेंबर जो संस्था का होगा वो खुद भी क्या कर सकता है, जो है अकाउंट्स बुक को प्रिपेयर कर सकता है। दूसरा, यहाँ ज़्यादा बुक्स नहीं चाहिए होगी, तो जो भी खर्चा बुक्स, रजिस्टर्स, लेजर्स को ख़रीदने में लगता है वो भी कम लगेगा। सो इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम। नाउ वी विल सी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते को देखेंगे तो आपको मैं पहले बता दूं कि प्राप्ति भुगतान खाता या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये पूरी तरह से रोकड़ खाते की क्या है, कॉपी है। इट इज़ कॉपी ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है, ये कैश अकाउंट की कॉपी है। जिस टाइप से कैश फ्लो होता है तो कैश बुक में लिखा जाता है, सिमिलरली कैश फ्लो इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर इंस्टीट्यूशन में कुछ भी रिसिप्ट होता है या कैश रिसिप्ट होती है या कुछ भी कैश पेमेंट होती है तो हम उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैश, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश अकाउंट की सारी चीज़ें लिखते हैं तो कैश अकाउंट की क्या ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि कैश अकाउंट में डेट वाइज एंट्री होती है। कैश बुक के अंदर क्या होती है, डेट वाइज एंट्री होती है। आपने 11th में कैश बुक बनाई है, कैश अकाउंट बनाया है, आपने देखा होगा उसमें 1 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी ऐसी डेट वाइज एंट्रीज थी, ठीक है। बट उसमें हर डेट के वाइज क्या थे, एक्सपेंसेस थे। मान लीजिए स्टेशनरी खरीदी तो 1 जनवरी को आपने स्टेशनरी परचेस करी,
फिर 5 जनवरी को करी, फिर 10 जनवरी को करी। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज एंट्री नहीं होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, वेरियस हेड्स बनाए जाते हैं। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप खोलेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, स्टेशनरी, और टोटल अमाउंट जो आपने ख़रीदा है उस महीने में, वो टोटल अमाउंट जो है वो पूरा लिख दिया जाएगा। तो ये जो है एक तरह से समरी हो जाती है कैश बुक की या कैश अकाउंट की। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, और एंड इट इज़ ऑल्सो अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये एकदम कैश बुक की कॉपी है। इसलिए जैसे कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, वैसे ये भी क्या है, एक रियल अकाउंट है। अब एकदम कैश अकाउंट की कॉपी है, इसलिए एक रूल जो कि कैश बुक पे लागू होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे या प्राप्ति भुगतान खाते पे भी लागू होगा, कि इसके अंदर जितने भी व्यवहार या जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे वो वही ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो कि कैश में हो। ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेदर इट इज़ अ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, एंड वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और द नेक्स्ट ईयर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो भले पिछले साल का है या नेक्स्ट ईयर का है। अगर कैश गया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा, या कैश रिसीव्ड हुआ है तो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट में चीज़ें लागू होती है, सिमिलरली सेम रूल जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लागू होते हैं। द डिफरेंस इज़ ओनली दैट ये जो है ईयर एंडिंग पे बनाया जाता है, इसमें डेली एंट्रीज नहीं होती है। अंडर वेरियस हेड इसके अंदर एंट्री होती है, और ये एक तरह से कैश बुक की समरी होती है। नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन, इस टाइप के जो आइटम है जो कि कैश में नहीं गिनाते हैं वो इसमें नहीं लिखे जाते हैं। और सिमिलरली जैसे कि कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस कैश होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैश या बैंक होता है, सिमिलरली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ऑल्सो अ कैश बैलेंस और अ बैंक बैलेंस, एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ऑल्सो अ कैश बैलेंस और द बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो आप देख सकते हैं यहाँ रिसिप्ट लिखी है, यहाँ पेमेंट लिखी है, यहाँ पर्टिकुलर्स भी सामने दिख रहा है आपको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको पर्टिकुलर की जगह क्या करना है, रिसिप्ट कर देना है, और जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर्टिकुलर की जगह आप रिसिप्ट करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर्टिकुलर की जगह आप पेमेंट करेंगे। चाहे तो सेम फॉर्मेट आप बना सकते हैं जैसा दे रखा है, बट हम क्या करते हैं इसको और बेटर बनाने के लिए रिसिप्ट की जगह डेबिट लिख देते हैं और पेमेंट की जगह क्रेडिट लिख देते हैं, और पर्टिकुलर्स के जो हेडिंग है वो चेंज करके हम रिसिप्ट कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड कहलाती है। आप अगर देखेंगे तो टू बैलेंस BD लिखा हुआ है, और टू बाय बैलेंस CD नीचे है। सबसे टॉप पे लिखा है टू बैलेंस BD, और सबसे नीचे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बाय बैलेंस CD। तो यहाँ आपको बैलेंस CD भी दिख रहा है, यहाँ आपको बैलेंस BD भी दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है आपका ओपनिंग या क्लोजिंग बैंक या कैश बैलेंस। फिर आप देखेंगे यहाँ सारी पेमेंट्स लिखी हुई है, सैलरी से एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करा, फर्नीचर ख़रीदा। अब फर्नीचर भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे फर्नीचर भी लिखा है। यहाँ कोई मतलब नहीं है कि ये असेट्स है या कुछ चीज़ है, अगर पैसा गया कैश गया तो यहाँ लिखा जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी में हमने पेमेंट दिया, ठीक है। लाइब्रेरी की बुक्स जो है ख़रीदी। यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डेबिट साइड में दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर बेचने से क्या हो गया है, पैसा आया है, इसलिए यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है। डोनेशन मिला है, इनकम फ्रॉम लेक्चरर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, डेबिट साइड है, और ये हमारा जो है क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और यहाँ पे आप जो है चाहे तो सेम फॉर्मेट बनाइए, या चाहे तो पर्टिकुलर की जगह यहाँ पे रिसिप्ट शब्द यूज़ कीजिए, और यहाँ पर्टिकुलर की जगह पेमेंट वर्ड लिख लीजिए। तो ये तो आपने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अंतर दिया है, ठीक है। प्राप्ति भुगतान खाता और कैश अकाउंट में यहाँ पे क्या है, डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनाया जाता है, टाइम दे रखा है उसका एट द एंड ऑफ द ईयर। आपका 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर है, तो 31 मार्च
पे आपको क्या बनाना है, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन कैश अकाउंट जो है उसमें एंट्री डेलीज होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये डेली के डेली कैश अकाउंट में एंट्री की जाती है। या आप जो है मेमोरेंडम बुक को अगर यूज़ करते हैं तो आप वीकली इसमें एंट्री कर लेते हैं। दूसरा कि यहाँ पे जो होता है, जो भी खर्चा होता है वो हेडिंग्स के अंदर लिखा जाता है, वेरियस हेड में लिखा जाता है, ठीक है, शीर्षकों में। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी के हेड में लिखी जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जो कैश अकाउंट है यहाँ पे कोई हेडिंग्स नहीं होती है, यहाँ पे डेट वाइज एंट्री होती है, लाइक 1 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, ऐसी एंट्रीज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैश अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी मदद से बना है, कैश अकाउंट की मदद से बना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से क्या बना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इससे बनाती है। और कैश अकाउंट सिर्फ गैर व्यापारिक संस्थाएं नहीं बल्कि व्यापारिक संस्थाएं भी बनाती है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही क्या बनाएगी, कैश अकाउंट बनाएगी। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं बनाया जाता है या ट्रेडिंग कंसर्न द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न द्वारा बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे इसका अंतर भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो आपको दिख रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम क्या कहते हैं, आय व्यय खाता कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 11th में डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश आइटम है। जो चीज़ों की कीमत घट जाती है वो पैसों में तो नहीं दिखती हमको घटते हुए, तो वो एक नॉन कैश आइटम है, लेकिन हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉन कैश आइटम को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। सो रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कैश आइटम इज ऑल्सो डन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। इसमें वही ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो कि आपके चालू वर्ष से या करंट ईयर से रिलेटेड है। अगर कोई ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो वो इसमें नहीं लिखा जाएगा, और अगर वो करंट ईयर के अमाउंट में इंक्लूड है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने सैलरी लिखी थी और आउटस्टैंडिंग सैलरी आप क्या करते थे, अगर इस साल की होती थी तो प्लस कर देते थे और नेक्स्ट ईयर की होती थी तो माइनस कर देते थे। सिमिलरली इसमें भी होगा, अगर इसमें भी कोई सैलरी अगर आप लिखते हैं तो इस साल की है तो आप ऐड कर देंगे, बट अगर वो नेक्स्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर की है तो उसको आप हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज़ें देख ली। दूसरा, अब हम एक ने ये चीज़ हमने अभी समझी थी दैट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी मदद से बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने ये चारों चीज़ें देख ली है। 5th पॉइंट देखते हैं, ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। रेवेन्यू आइटम्स ही लिखे जाते हैं। रेवेन्यू आइटम्स आपको पता है क्या होते हैं, जो कि हर महीने होते हैं। हर महीने जो भी आइटम्स होते हैं जो कि हर महीने, जैसे कि आपको सैलरी देना पड़ रही है तो वो एक प्रकार का रेवेन्यू आइटम हुआ, या हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इट इज़ अ रेवेन्यू आइटम, ठीक है। तो जो हमेशा हर महीने या हर 2-3 महीने में मिलता रहता है, हमें रिकरिंग नेचर का होता है, वो आइटम रेवेन्यू आइटम कहलाता है। तो इसमें जो रिकरिंग नेचर के आइटम्स होते हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। रेवेन्यू आइटम्स का उल्टा होता है कैपिटल आइटम। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, यहाँ पे ग्रांट दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या दे रही है, आपको ग्रांट दे रही है। तो ये जो ग्रांट है गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट आपको हर महीने तो ग्रांट नहीं देगी, हर महीने तो आपको डोनेशन नहीं देगी गवर्नमेंट।
तो ये एक रेवेन्यू आइटम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर है, ये आपको साल में एक बार मिल जाएगा या 2-3 साल में या 5 साल में एक बार मिलेगा, तो ये कैपिटल आइटम कहलाएगा। तो ये कैपिटल आइटम जो होगा ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ सिर्फ रेवेन्यू आइटम लिखाएंगे जो हर महीने में क्या होते हैं, रीअकर होते हैं और रिपीट होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आप क्या लिखते थे? सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते थे? सारी इनकम। सिमिलरली यहाँ पे डेबिट साइड में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे भी डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? आपकी इनकम आएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड एंड इनकम ऑन क्रेडिट साइड। तो अब हम इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ आप डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर देख सकते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड में आप इनकम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्लब का ऊपर नाम लिखना होगा, नेम ऑफ द क्लब, देन हेडिंग डालनी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च या 31 दिसंबर। देन आपके सारे आइटम आ जाएंगे, जैसे एक्सपेंडिचर सैलरी पे करी तो एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी आ गई। चैरिटी में अगर कुछ पैसा लगाया क्लब ने तो चैरिटी में आ जाएगा। रेंट दी है अगर कोई क्लब ने, या स्टेशनरी खरीदी तो उस पर जो भी एक्सपेंस हुआ वो आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इनकम साइड में आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन, चंदा मिला अगर मेंबर्स से तो सब्सक्रिप्शन इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स। अभी हमने देखा था सोर्सेज ऑफ इनकम, चंदा जो होता है एक तरह का क्या है, आय स्रोत है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए। तो सब्सक्रिप्शन मिला तो ये आ जाएगा इनकम में। डोनेशन इफ़ रिसीव्ड देन इट इज़ रिटर्न ऑन द इनकम साइड, ठीक है। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड। लास्टली क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखते थे? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इफ़ यू रिमेंबर इन 11th क्लास आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते थे, बट यहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये क्या है? एक तरह से बचत है या कमी है। तो अगर बचत होगी तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? सरप्लस, और अगर कमी आएगी तो क्या शब्द यूज़ करेंगे हम? डेफिशिट, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? बचत। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। आय का जो है आधिक्य किस पर? व्यय पर, और व्यय का आधिक्य आय पर, तो उसको बोलेंगे हम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब डेफिशिट। लास्ट में यहाँ भी आपको डबल लाइन खींचनी है, सिमिलरली जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब होमवर्क है थोड़ा सा जो कि आपको करना है। सभी के पास बुक्स तो अवेलेबल होगी सही, अगर नहीं भी है तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं और आपको जो है पूरा मटेरियल मिलेगा। और ये जो आपका होमवर्क है ये आपको आप करना है। तो देख लीजिए क्या होमवर्क है आपका। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आपको लर्न करना है। थैंक यू।